अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरिया अली। आज के ओपीडी ऑनलाइन में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा 2020 का हिस्सा बनी है जिसने तमाम दुनिया की जो चलती फिरती ज़िंदगी है उसे मफलूज करके रख दिया है। लेकिन ये मफलूज होना कुछ ना कुछ हमारे ही हक़ में बेहतर है, क्योंकि आज अगर हम अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर लेंगे तो कल लामहदूद सेहत के जितने भी वसाइल हैं उनको हम अवेल कर सकेंगे। डॉक्टर अताउर रहीम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैली है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, अच्छा बहुत सारे लोग इसको कुछ मिरेकल से भी ताबीर कर रहे हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में अगर हम देखें जितनी अमवात हुई हैं उसके पहले फ़ेज़ में और जिस तरीके से सख्त तरीन लॉकडाउन किए गए हैं, पाकिस्तान में इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं रही। लॉकडाउन हुए हैं पर कराची में अगर देख लें तो वहाँ बहुत हुए हैं, इसके कंपैरिजन में मुल्क के दीगर हिस्सों में इस तरह से नहीं हुए जैसे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और कुछ हमारे लोग, आप जानते ही हैं, SOPs फॉलो करना तो गुनाह समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फर्स्ट फेज़ था उसमें इतनी ज़्यादा हलाकतें या इतनी ज़्यादा अमवात या इतनी ज़्यादा बीमारी उभर के सामने नहीं आई। बहुत सारे लोग इसको मिरेकल से भी ताबीर करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चूंकि हमारी एनवायरनमेंट इन सारी बीमारियों से बहुत यूज्ड टू है तो हमें कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा। ये मिथ है या ये एक हकीकत है? देखिए, बात ये कि पहला जो पॉइंट है ना वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। क्योंकि बहुत सारे अभी भी मैं आपको बताऊं, हलकों में हम जब मूव अराउंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारों का ये भी ख्याल है, अक्सर इस अल्फाजों में बोलते हैं क्या है भी वायरस, ये नहीं है। ठीक है, और यही एक वजह है, ये क्योंकि मिथ है कि उनके जहन में ऐसा है कि एक वायरस नहीं है और ये सिर्फ अफवाह है। तो बहुत सारा जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये स्प्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ कहानी। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि वो बेखौफ हो, कहते ना, मार्केट में घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यही कैरियर भी बन रहे हैं और फिर यही जब अपने घरों में दाखिल होते हैं तो यही क्योंकि कैरियर होते हैं तो स्प्रेडिंग बढ़ रही है। सही। अच्छा, जहाँ पर जिनके खुदा न खास्ता पहले जो स्पेल आया था उसमें जो सफ़रर थे, जो जिनको इस स्टेज से गुजरे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वायरस है और इसमें एहतियात ज़रूरी है। जो ग्रुप, मैं उनको ये कहूँगा जो हमें सुन रहे हैं कि प्लीज़ जो ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है, वायरसेस मौजूद हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और जो अमवात हो रही हैं वो इस वायरस की वजह से हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात है कि ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त वो लोग हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, जो कोरोना वायरस का शिकार तो हो चुके हैं पर जो अलामात बताई गई हैं हमें WHO की जानिब से कि ये कोरोना की मस्ट अलामात है, वो अगर उनमें ज़ाहिर नहीं हो रही तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा देखिए, इसमें भी ना थोड़ा सा वेरी कर रहा है। कुछ अलामात तो वही हैं, कॉमन फीवर होना, जिसम में दर्द होना, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जो भी कोरोना के हवाले से थे उसमें हमने बताया था। ब्लॉक नोज होना, नाक बह नहीं रही है लेकिन आपको फील ही होगा कि जैसे कोई चीज़ या आपने किसी ने बॉल रख दी और आपकी सांस को फंसाया हुआ हो, यानी आपसे सांस सही ना ली जा रही हो, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके साथ साथ टेस्ट का बदल जाना और सेंस ऑफ स्मेल, ये 3 ऐसे टिपिकल फीचर्स आ रहे हैं जो मोस्टली, मैं क्योंकि पेशेंट से बात होती रहती है, मोस्टली उन पेशेंट्स का जब मैंने सुना तो, और जिनका पॉजिटिव आया है उनमें ये अलामात बहुत वाज़े तौर पे रही हैं। अच्छा, और जिस्म का टूटना, आपको नॉर्मल किसी भी पूरे दिन के अंदर आप ऐसा नहीं महसूस करें कि अब आप बेहतर हैं, आप मुस्तकिल तौर पे लेथार्जिक यानी थकावट होना और जिस्म में दर्द। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें तो खैर कोरोना वायरस के हवाले से हैं ही, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? अच्छा देखें, बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि लॉकडाउन होते रहे हैं और लॉकडाउन अभी भी प्लान किया गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह ये है कि देखिए, इसका अगर लाइफ साइकिल ऑन एन एवरेज समझ लें 15 दिन का है। अगर हम 15 दिन इंतहाई एहतियात करें, जिसे प्रॉपर अगर लॉकडाउन को फॉलो किया जाए या SOPs जो डिफ़ाइन की गई हैं उनको अगर फॉलो किया जाए, अब बहुत सिंपल सी बात है, इस वायरस का जो वाइबिलिटी आपने भी पढ़ ली, सब लोग नेट पे देख लेते हैं कि जी 6 दिन इस पे सर्वाइव कर रहा है, 5 दिन उस पे सर्वाइव कर रहा है। टोटल अगर हम 10-15 दिन का एक स्पैन लगाएं कि जिसमें हम इसको मौका ही ना दें कि किसी और में ट्रांसफ़र हो सके, तो ऐसी सूरत में जो वायरस की जो मिकदार बढ़ती चली जा रही है, जो एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती जा रही है, उसमें रिडक्शन आ जाएगी क्योंकि इसको कैरियर नहीं मिलेगा। अब जो एहतियात की आपने बात की, देखें, हम जब बार बार साबुन से हाथ धोने की बात करते हैं या अपने कपड़े चेंज करें, फ्रेश दूसरा पहने, मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर जब हम बाहर से एनवायरनमेंट से घर में आते हैं तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो ओल्ड एज हैं, कोई डिजीज़ का शिकार है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे मामले में ठीक है, आप यंग हैं, आपको बज़ाहिर बहुत माइल्ड से सिम्टम्स आएंगे जो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि उनसे कांटेक्ट में आएंगे
تو ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ اگر وہ انفیکٹڈ ہوگا جو آلریڈی کسی بیماری کے ساتھ چل رہے ہیں، چاہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، چیسٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو خدا نہ خواستہ ان میں اگر یہ چیز آ گئی تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. بالکل. تو احتیاط کی جب بات ہے تو وہ یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ پہلے جب بالکل شروع میں کورونا وائرس کی بہت بات ہوا کرتی تھی تو 20 سیکنڈز تک ہاتھوں کو دھونا یہ بہت اس کا مطلب کمرشلز بھی آیا کرتے تھے. سمپل سے بتاؤں، تھوڑا آپ کی بات کر رہی ہے، دیکھیں آپ نارملی کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں، آپ نے صابن سے کھانا کھایا ہو اور آپ نے صابن سے ہاتھ دھوئے اور صرف 5 سیکنڈ کے اندر آپ نے واش کرنے، اسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ صاف ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سوپ لگائیں اور اس کو واقعاتاً 20 سے 25 سیکنڈ تک اگر آپ رکھیں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ڈفرینس لگے گا کہ ہاں جو واٹر کا کلر جو ہوتا ہے نا، جیسے وائٹ اگر آپ کا بیسن ہے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں یار اب واقعی میں ہاتھ صاف ہو. یہ بہت ضروری ہے. جرمز کی جو کلنگ ہے اس میں ٹائم لگے گا. ریئیکشن اصل میں ایکچولی بیس ہے، یہ جس طرح ایسڈ ہوتا ہے اس طرح ایک بیس ہے. تو جو سوپ ہے وہ بیس ہے، جب وہ اسکن سے ٹکرائے گا اس کو تھوڑا ٹائم تو دے نا کہ وہ بیکٹیریا یا جو وائرسز یا جو بھی آرگینزمز ہیں ان کے اوپر ان کو کلنگ کر سکے. بجائے اس کے آپ نے لگایا اور واش کر دیا تو ابھی وہ افیکٹ بھی نہیں کر پائے گا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈز تو ہاتھ دھوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ہو جائیں ہمیں تو وہ زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے جیسے کہ میزلز ہیں یا چکن پاکس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہوتی ہے. کورونا وائرس کی کیا سچویشن ہے؟ ایک تو یہ وبا ہے، دوسرے کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک دفعہ کے بعد یہ دوبارہ بھی ہو؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب وائرسز ایک ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو باڈی بھلے چاہے اس میں آپ کو علامات آ جاتی ہیں، آپ کو فیور ہو گیا اور آپ بیمار ہو گئے، اس دوران باڈی آپ کی اس کے خلاف اینٹی باڈی بنانا شروع کرتی ہے. لیکن اس شکل کے خلاف جو باڈی میں انٹر ہوا تھا وائرس، اس وائرولنس اسے ہم کہتے ہیں. جب اگر فرض کریں وائرس اب جب داخل ہوا تو اس نے اپنی شکل تھوڑی سی بدل لی، تو جو اینٹی باڈیز تھیں وہ اس شکل کو نہیں پہچانتی، تو ایسی صورت میں وہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب وائرس دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو وہ کیونکہ اینٹی باڈیز نہیں بنی ہوئی ہوتی اس شکل کی، کیونکہ وائرولنس بدل لیتے ہیں وائرس، تو ایسی صورت میں پھر وہ علامات دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی. ایک چیز تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جن کو پہلے ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت سارے کیسز ریلیپسز کے جسے ہم کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، ریکرنس ہوئی ہے اور دوبارہ سے ان کو ہی اٹیک کیا گیا جو پہلے اٹیک ہوئے تھے. یعنی میرے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو پہلے اسپیل میں ہوا تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا اور سیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی بیچ میں کالز آئیں تو دوبارہ وہی علامات آئیں ان میں. آلدو کہ کچھ لوگوں میں اس کے جو علامات کی جو سیویرٹی تھی، جو شدت تھی، اس میں کمی ضرور تھی لیکن رہی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ریکرنس ہو، دوبارہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک سوال، مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دوبارہ ہونے کی مطلب مین وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو بے احتیاطی یا پھر آپ کی قوت مدافعت کا اتنا کم ہونا کہ آپ کو تھوڑی سی بھی چیز اٹیک کرے. بالکل ایسے یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. قوت مدافعت کی اگر ہم بات کریں، آپ کی امیونٹی اگر اسٹرانگ نہیں ہے، آپ اگر فرض کریں ایک شخص پہلے بھی کمزور ہی تھا، نہ ڈائٹ اچھی لے رہا تھا اور آج بھی وہ اس نے اپنا طریقہ کار ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی امیونٹی کمپرومائز ہے. تو ایسی صورت میں وائرسز جو ہیں دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ احتیاط کہ اگر پہلے احتیاط نہیں کی تھی تو اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ذہن میں بھی آیا بہت لوگوں کے اور ابھی بھی آ رہا ہے کہ اب ہمیں تو ہو چکا تھا اب دوبارہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں احتیاط وہ نہیں کر رہے. تو نہ احتیاط کرنے کی صورت میں پھر خدا نہ خواستہ جو وائرس ہے دوبارہ اٹیک کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ایک بار کے بعد دوبارہ بھی کرونا ہو جائے، پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ اگر جو کرونا پیشنٹس ہیں ان کو بیسکلی کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کرونا ختم ہونے کے بعد اگر جو اب سچویشن سامنے آ رہی ہے اگر دوبارہ بھی ہو جائے تو ان پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اس کا اس طرح ہے کہ جو علامات آ رہی ہیں، جب فیور ہو رہا ہے، کھانسی ہونے لگتی ہے، خشک کھانسی ہو رہی ہے، یہاں اس جگہ پہ ڈسکمفرٹ سے محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں صرف آپ نے اپنے آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو محدود کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے. کسی بھی وائرل انفیکشن میں ایک آ جاتا ہے کہ ایمپل آف ریسٹ، یعنی بہت زیادہ ریسٹ کریں. ایمپل آف واٹر، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. ابھی موسم کیونکہ سرد ہے تو سوپ کی شکل میں ہاٹ یعنی وارم فلوئڈز آپ لیں، ہاٹ فلوئڈز لیں. اس کے ساتھ ساتھ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے جو ہم جب بات کرتے ہیں وائٹامن سی کا رول ہو گیا، ملٹی وائٹامن کا آپ کو استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. تو دونوں صورتوں میں، جن کو پہلے ہو چکا یا اگر ابھی ہوا ہے، ایسی صورت میں اس ڈیوریشن میں وہ دوسروں سے کانٹیکٹ کو اوائڈ کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ چلے اب وہ تو ہو گئے اور ایک ینگ جنریشن میں سے تھے، یعنی اگر مڈل ایج بھی تھے جو برداشت
बर्दाश्त कर गए उन सिम्टम, लेकिन वो कैरियर तो है ना, तो वो बच्चों में, घर के अंदर, और जो बूढ़े हैं हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, उन तक ये चीज़ ना पहुँच जाए, तो इसकी एहतियात ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब जिनको दोबारा हो जाए कोरोना, उनके लिए दोबारा में भी ये है कि अमूमन लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम खुद ने, लोगों ने तजर्बे भी करते हैं ना, अभी भी हो रहा है, ये तो बहुत कि जी वो मेडिसिन ठीक है, आप फीवर की मेडिसिन ज़रूर लें, पैरास्टामोल या पैनाडोल का इस्तेमाल 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 8 आवरली, अगर एडल्ट हैं तो करें। बच्चों के अंदर हो रहा है तो इसी को सिर्फ जो डिफाइंड उसका डोज लिखा होता है उस हिसाब से आप ज़रूर दें फीवर के लिए। बाज़ औक़ात लोग एंटी एलर्जी भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर जहाँ रनी नोज़ है, हो सकता है कोल्ड एंड फ्लू भी साथ चल रहा हो, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, तो वो किसी हद तक इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर जब तक खुदा ना खास्ता कोई चेस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अव्वल तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, लेकिन अगर डॉक्टर्स डेफिनेटली आप उनको जा रहे हैं और दिखा रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक की सपोर्ट भी दे सकते हैं, अगर चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट उनको सुनने में आती है और समझ में आता है कि हाँ चेस्ट इन्वॉल्व है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे वैसे तो 26 नवंबर से स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन स्कूल जब खुले हुए थे और अभी भी ये कहा गया है कि हफ्ते में एक दिन आप जाके बच्चे जो हैं अपना होमवर्क वगैरह ले सकते हैं, स्कूल खुले रहेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। बच्चों का चूंकि इम्यून सिस्टम बड़ों के मुकाबले में, जवानों के मुकाबले में कम ही होता है, अभी जो सिचुएशन रही, जो 2-2.5 महीने बच्चे मुसलसल स्कूल गए हैं तो बच्चे काफ़ी बीमार भी पड़े हैं। अगर उनके अंदर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नहीं हो पाई है या उनकी तशखीस नहीं हो पाई है, देन टू वो लोग काफ़ी बीमार बच्चे जो है हमारे, एक उसमें बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है क्योंकि मास्क की वजह से ब्रीदिंग में बहुत इशू होता है, इतना फ्रीली ब्रीथ नहीं कर पाते जिस तरह मैं और आप अभी कर रहे हैं। हम लोग भी अगर मास्क पहन लें तो शायद हम इतना खुल के सांस नहीं ले पाए। ये एक इशू बहुत बड़ा है, मतलब इनहेल एंड एक्सेल जो कि एक हमारी प्रैक्टिस होती है वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल ना करें, डिस्पोजेबल हो, क्योंकि कपड़े के अंदर जर्म्स होते हैं, बच्चे आके वैसे ही स्कूल से आके रख देते हैं और उसके बाद सुबह दोबारा वही पहन के चले जाते हैं। अक्सर यही होता है। अगर ऐसा भी है तो आप उसको वॉश कर लें, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि वो क्लीन हो जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई वायरस एक बात। दूसरा ये है कि बच्चों में क्योंकि रिलैप्स अगर हो रहा है खुदा न खास्ता, तो अब अवॉइडेंस की ज़रूरत है। ये जो 16 दिन 15 दिन या जो भी आपकी छुट्टी का पीरियड मिल रहा है, इसमें बच्चों का एक्सपोजर कम से कम करें। ये नहीं है कि आज़ादी हो गई, छुट्टी हो गई, फिर वही वाली बात आती है, बच्चे खेल रहे हैं और लोगों में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में फिर वो ये चीज़, फिर इसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। अगर जो ये छुट्टियां दी गई हैं ज़्यादा, मेरे ख्याल से इसमें 15 दिन तकरीबन बन रहे हैं, उसके बाद विंटर वेकेशंस भी उसके बाद हैं, जो कि तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस पीरियड के अंदर जितनी एहतियात कर सकते हो करें कि स्प्रेड ना हो। सही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कदीर अहमद रावलपिंडी से। जी जी कदीर अहमद रावलपिंडी। जी जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? भजन ये एलर्जी जो हो जाती है, आंखों में लाल हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? नशे की वजह से? थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। एलर्जी आंखों में सुर्ख हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती है। जी जी एलर्जी की वजह से होती है। अच्छा देखें, बिल्कुल आंख का सुर्ख हो जाना अगर दोनों हो या एक भी हो, नहीं सज्जा ज़्यादा होती है, खफिया अब कम होती है, आंख में ज़्यादा होती है। आंख में आप कह रहे हैं ना, आंख में रेडनेस हो जाना, लाली हो जाना। लाली हो जाना। जी जी मैं उसी का बता रहा हूँ कि होता ये है अमूमन कि ज़्यादातर जो इसकी वजह है वो एलर्जी है, ठीक है। अच्छा। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, एलर्जेंस हैं, आंखों पे डायरेक्ट टकराते हैं, कोई ऐसा प्रोटेक्शन तो नहीं है सिवाय इसके कि हम पलक झपकते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर वहाँ पर वो सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन करते हैं जिसकी वजह से आँख रेड हो जाती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को दिखाएं, ज़्यादा बेहतर है। आई ड्रॉप्स वो सजेस्ट करेंगे ताकि क्लियर आँख जो है वो यानी एलर्जी जो है उससे बचा जा सके। नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता है कि बैक्टीरियल हो जाए अगर ना, तो बैक्टीरिया की सूरत में भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में या ऑइंटमेंट की शक्ल में, तो डॉक्टर को दिखा लेना ज़्यादा बेहतर है। और आँखों को ठंडे पानी से धोएं ज़्यादा से ज़्यादा, आम वक्त में भी, यानी इस वक्त अगर लाली भी मौजूद है, अगर आपको आप ठंडे पानी से धोएंगे तो ऐसी सूरत में जो रेडनेस है, जो लालीपन आया हुआ वो कम होगा, हल्का हो जाएगा और वॉश भी होगा। क्लीन रखें और कपड़ा या दुपट्टे से अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, आँख को पोछे नहीं, टिशू का इस्तेमाल करें और ज़्यादा ना रगड़ें। बस ये 2-3 एहतियात चाहिए उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि कोरोना तो एक वबाई बीमारी है, वबा है जो आजकल के दौर में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान इस वबा का शिकार होता है और साथ साथ जो हमारी जो जद्दी पुश्ती बीमारियां हैं उनमें से भी कोई लग जाए, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना के साथ टाइफॉइड भी हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए
वायरस जब भी अटैक करता है बॉडी पे तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। कम से मुराद ये होती है जो WBCs मल्टीप्लाई होकर बनना शुरू होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ऐसी सूरत में उनकी जो है वो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो आपकी ओवरऑल जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें फ़र्क पड़ता है एक बात। तो और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप किसी और इन्फेक्शन को कैच कर सकें जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। इसको हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की वजह से होते हैं, यानी वो मफाद परस्त बैक्टीरिया जो कि इस इंतज़ार में होते हैं कि आपकी बॉडी किसी वजह से लागर हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए और फिर वो अटैक कर सकें। नॉर्मल हालात में वो नहीं कर रहे होते। तो ऐसी सूरत में आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टाइफाइड जैसे आपने कहा या कोई और बीमारी हो सकती है तो वो उसी सूरत, या निमोनिया है फॉर एग्जांपल, तो जब आपके अंदर बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आप में ताकत नहीं होगी। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि ताकत का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे एक वो गलत है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी ड्रिप लगवा लें। हम एक मल्टीविटामिन की जाके ड्रिप लगवा लेते हैं। मैं अमाउंट की बात नहीं करता, 600-800 रुपये बना ले कोई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ी देर में एक्सपेल, आपको अगर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है तो कोई एक अच्छी मल्टीविटामिन डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से रेगुलर बेस पे लें। ठीक, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज हमने बात की है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के लिए एक तो बचना बहुत ज़रूरी है और बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मैसेज सबके लिए यही है कि आप सब लोग बहुत एहतियात करें, क्योंकि जब तक हम एहतियात करेंगे तभी तक हम इस वबा से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।